बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी सीबीएस का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये जो टॉपिक है फर्स्ट हमारे पास ये है कार्डियक साइकिल का। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कार्डियक साइकिल होता क्या है। इवेंट्स ऑफ सिस्टली एंड द डायस्टोली इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल। और ये टोटल कितने सेकंड का होता है ये आपको पता होना चाहिए। 0.8 सेकंड का क्या है, ये आपका साइकिल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज में देखेंगे। लाइक एट्रिया के अंदर कितना होगा, लाइक होगा तो 8 ही, लेकिन उसमें सिस्टली और डायस्टली कितना होगा ये हम चीज़ देखेंगे। इसी तरह वेंट्रिकल्स में कितना होगा, ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, अब एट्रिया के अंदर सिस्टली जो होता है ये आपका 0.1 सेकंड का होता है, जबकि डायस्टली एट्रिया के अंदर कितना होता है 0.7 सेकंड का। तो ये फिजियोलॉजी के अंदर सिंपल एमसीक्यूज़ वगैरह बन सकते हैं। इसी तरह हमारे पास वेंट्रिकल में क्या है, आपका सिस्टली जो है 0.3 सेकंड का होता है और डायस्टली जो वेंट्रिकल में होता है वो 0.5 सेकंड का होता है। तो ये एज अ जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे इसके बारे में। अच्छा, इसके बाद जो है आपने जो चीज़ हमने अब फर्स्ट एड में देखनी है वो सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है। जब रीड करेंगे आप इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब उसने लिखा है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के कुछ फेजेज़ हैं। ठीक है, उनमें आपने चीज़ें देखनी है। आइसोवोलेमेट्रिक, आइसो मीन्स होता है सेम। ठीक है, सेम जो है कंट्रैक्शन होगी। ठीक है, अब ये आपने इस टेबल के अंदर क्या चीज़ें देखनी है, सिर्फ ये देखनी है कि कौन सा वैल्व ओपन हो रहा है, कौन सा क्लोज हो रहा है। तो आइसोवोलेमेट्रिक कंट्रैक्शन के अंदर मिट्रल वैल्व क्लोज हो रहे होते हैं और एओर्टिक वैल्व ओपन हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन जो है कंज्यूम होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। इसी तरह सिस्टोलिक इजेक्शन के अंदर क्या है, वो पीरियड जो एओर्टिक वैल्व के ओपन और क्लोज होने को हम सिस्टोलिक इजेक्शन बोलते हैं। इसी तरह आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन है। ठीक है, वो पीरियड जो एओर्टिक वैल्व के क्लोज होने और मिट्रल वैल्व के क्लोज होने को बोलते हैं, वो हमारे पास कौन सा होता है, आइसोवोलेमेट्रिक रिलैक्सेशन का। इसी तरह रेप्टिकलिंग, इसमें ऐसी कोई कंसेप्ट चीज़ नहीं है, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो है चीज़ पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। नॉर्मल आपकी हार्ट साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, जब आपके वेल्व्स क्लोज होते हैं। ठीक है, जब भी आपके वेल्व्स क्लोज होते हैं तब आपको एक साउंड सुनाई देती है स्टेथोस्कोप से। ठीक है, या आप कान लगा के भी सुन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपकी जो हमारे पास 4 वेल्व है ना, जैसे कि हमारे पास एओर्टिक वेल्व है, पुल्मोनिक वेल्व है, इसी तरह ट्राइकस्पिड और हमारे पास क्या है मिट्रल वेल्व है। ये 4 वेल्व है। S1 साउंड और S2 साउंड हम देखेंगे। मिट्रल वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व के क्लोज होने में जो है हमारे पास क्या है, S1 जो है साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह हमारे पास एओर्टिक और पुल्मोनिक वेल्व के क्लोज होने से आपको S2 साउंड जो है सुनाई देगी। ठीक है, बाकी ये लिखे हैं उसने कि मिट्रल एरिया पे ये आपको ज़्यादा लाउडेस्ट सुनाई देगी। इसी तरह S2 जो है आपको लेफ़्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर पे ज़्यादा सुनाई देगी। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो आपके पास S3 और S4 हैं, ये आपको एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि S3 किन में नॉर्मल मिलती है और किन में एबनॉर्मल मिलती है। पहला तो पॉइंट आपको सिंपल ये पता होना चाहिए, ये S3 साउंड जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें एबनॉर्मल मिलती है। ठीक है, और ये नॉर्मल किन में मिलती है, वो लोग जो एथलीट्स होते हैं, यंग एडल्ट्स होते हैं, या प्रेगनेंसी होती है चिल्ड्रन के अंदर, ये S3 आपको साउंड नॉर्मल मिलती है। ठीक हो गया, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये कुछ डिजीज़ हैं, मिट्रल रिजिटेशन, ठीक है, एओर्टिक रिजिटेशन, इसी तरह हार्ट फेलियर और हमारे पास थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस में असल होता ये क्या है, आपका T4 बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम थायरोटॉक्सिकोसिस का नाम देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास S4 में जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये है कि इसमें होता क्या है, आपको ये अडल्ट्स के अंदर एबनॉर्मल मिलती है। ठीक है, जबकि हमारे पास ओल्डर अडल्ट्स होते हैं उनमें ये कॉमन मिलती है। इट्स मीन्स कि ये नॉर्मल है। तो ये पॉइंट्स आपको S3 और S4 के अंदर पता होने चाहिए। ठीक है, और ये भी एडिशनल पॉइंट आप देख लें, S3 जो है अर्ली डायस्टली में मिलती है, इसी तरह S4 जो है आपको लेट डायस्टली में मिलती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ इतना ही देखना है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जुगुलर वेनस पल्स। इनसे भी MCQs काफ़ी बनते हैं, इसमें कोई ऐसी कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है, आपने चीज़ देखनी है, ये वेव्स हैं। ठीक है, ये A वेव है। ठीक है, CXVY। ठीक है, इस तरह की कुछ वेव्स हैं, इनके लिहाज से हमने देखना है। एग्जामिनर आपसे जस्ट पूछेगा कि हमारे पास कि एट्रियल कंट्रैक्शन किस वेव में होती है, तो आपको पता होना चाहिए A वेव के अंदर होती है। इसी तरह एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कैनॉन
ए वेव कहाँ मिलती है, आपको ये पता होना चाहिए एट्रियल कंट्रैक्शन में मिलती है। इसी तरह एग्जामिनर ये मोस्ट फेवरेट उसका क्या है, एमसीक्यूज़ है, वो आपसे पूछेगा कि ए वेव में कौन सी ए वेव कौन सी बीमारी के अंदर एब्सेंट मिलती है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर आपको ए वेव एब्सेंट मिलती है, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसी तरह सी वेव जो है ये आपको राइट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से मिलती है, ठीक है, ये जस्ट इतना पता होना चाहिए। एक्स डिसेंट में क्या है, आपको ये पता होना चाहिए जब एट्रियल रिलैक्स करते हैं तब आपको एक्स डिसेंट मिलती है। इसी तरह एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो कौन सी ऐसी पैथोलॉजीज़ हैं जिसके अंदर आपको ये एक्स डिसेंट एब्सेंट मिलती है। तो ये आपको ट्राइकस्पिड रिजिटेशन और राइट हार्ट फेलियर इनमें एब्सेंट मिलती है। अच्छा, इसके बाद वी वेव है, ठीक है, इसमें क्या है, आपने सिंपल इसको पढ़ना है कि ये आपको राइट वेंट्रिकल के प्रेशर के बढ़ने की वजह से वॉल्यूम जो है अगेंस्ट मिलता है ट्राइकस्पिड के वेल्व क्लोज होने से, ठीक है, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। अब गाय डिसेंट जो है इसमें आपको क्या है, राइट एट्रिया जो है इम्पटी इनटू राइट वेंट्रिकल में मिलते हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट इन कंस्ट्रिक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये एब्सेंट किस में मिलती है, कार्डियक टेम्पोनेड के अंदर वाई डिसेंट जो है आपको एब्सेंट मिलती है। अब मैं यहाँ पे हाईलाइट करा देता हूँ, ये आपने बिल्कुल नहीं बोलना। ए वेव के अंदर कौन सा है, एब्सेंट इन एट्रियल फिब्रिलेशन, ये एमसीक्यूज़ आपने हर किसी नहीं बोलना। इसी तरह एक्स डिसेंट के अंदर ट्राइकस्पिड रिजिटेशन और हमारे पास राइट हार्ट फेलियर में ये एब्सेंट होती है। इसी तरह वाई डिसेंट के अंदर ये प्रोमिनेंट, इट्स मीन्स कि ये आपको किस डिजीज़ में मिलेगी, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर ये वाई डिसेंट मिलेगी, लेकिन एब्सेंट किस में होगी, कार्डियक टेम्पोनेड में। ये 4 एमसीक्यूज़ थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीधे सीधे एमसीक्यूज़ पूछेगा आपसे एग्जामिनर फिजियोलॉजी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट ये पेज मैंने छुड़वा दिया था। इसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ S2। तो S2 साउंड याद रखें कि S2 साउंड में मैंने आपको एओर्टिक और पुल्मोनिक वेल्व के क्लोज होने का बोला था, ठीक है। स्प्लिटिंग का मतलब होता है डिले, ठीक है, DELAY, ठीक है, डिले। अब इसमें हम देखते हैं, तो इट्स मीन्स कि अगर एओर्टिक और पुल्मोनिक वेल्व के डिले होने से आपको फ़र्क मिले तो उसे हम क्या स्प्लिटिंग ऑफ S2 बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखनी क्या चीज़ें, ये जो है कुछ टर्म्स हैं, फिजियोलॉजिक स्प्लिटिंग, इट्स मीन्स कि ये आपको हर पर्सन के अंदर नॉर्मल मिलती है, ये वाली, ठीक है। बाकी ये जो 3 है ये पैथोलॉजिकल है, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग हम देखते हैं, जब आप नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, तो आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। जब आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्रॉप होता है तो आपका वेनस रिटर्न बढ़ जाता है। जब वेनस रिटर्न बढ़ता है तो आपके राइट वेंट्रिकल्स में फीलिंग ज़्यादा होती है। जब राइट वेंट्रिकल्स के अंदर फीलिंग ज़्यादा होती है तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देती है। जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है तो वो क्या करती है, आपके इजेक्शन टाइम को बढ़ाती है। अब ये इजेक्शन टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट वेंट्रिकल में जब इजेक्शन टाइम बढ़ेगा, ठीक है, तो ये आपका पुल्मोनिक वेल्व डिले जो है आपका क्लोज होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है सिर्फ। इसमें सिंपल क्या याद रखना है, ऑन इंस्पायरेशन, ये साइड पे आप लिख सकते हैं, ऑन इंस्पायरेशन पे क्या है, आपका पुल्मोनिक वेल्व क्या है, लेट, ठीक है, क्लोज होगा। इसी तरह एओर्टिक वेल्व आपको क्या है, आपको अर्ली क्लोज मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ये नॉर्मल है हर किसी के अंदर, ठीक है। अब इसी के अगेंस्ट है, ये मैं पहले समझा देता हूँ, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। अब जब आप एक्सपायरेशन करते हैं, ठीक है, ऑन एक्सपायरेशन, मैं इंस्पायरेशन की बात नहीं कर रहा, ऑन एक्सपायरेशन पे आपको क्या होता है, आपका एओर्टिक वेल्व लेट क्लोज होता है, ठीक है, लेट क्लोज होगा, और पुल्मोनिक वेल्व क्या है, ये आपको अर्ली क्या है, क्लोज मिलता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। इट्स मीन्स कि फिजियोलॉजी को आप एक दफ़ा याद कर लें, ये ऑटोमेटिकली पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग आपका याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पैराडॉक्सिकल के अंदर 2 एग्जांपल्स हैं, एग्जामिनर आपसे पूछता है डायरेक्टली, वो आपको बताएगा कि एओर्टिक स्टेनोसिस मिल रही है या लेफ़्ट बंडल ब्रांच मिल रही है, बंडल ब्रांच ब्लॉक मिल रहा है, तो ये कौन सी हमारे पास स्प्लिटिंग है, तो आपने पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग को चूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद वाइड स्प्लिटिंग। वाइड स्प्लिटिंग में सिंपल आपने क्या है, उसकी एग्जांपल्स रखनी है यार। एक पुल्मोनिक स्टेनोसिस है, ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि पुल्मोनिक स्टेनोसिस किस स्प्लिटिंग में मिलती है, आपने वाइड स्प्लिटिंग को चूज़ करना है। इसी तरह राइट बंडल ब्रांच, अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ये हमारे पास राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक आपको वाइड स्प्लिटिंग में मिलेगा, जबकि लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक आपको पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग के अंदर मिलेगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। ये फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग हर किसी के अंदर नॉर्मल मिलती है, जबकि ये 3 जो है ये आपकी पैथोलॉजीज। अच्छा, फिक्स्ड स्प्लिटिंग, हम सॉरी भूल गए, फिक्स्ड स्प्लिटिंग ये सिंपल एग्जामिनर पूछता है कि एएसडी में कौन सी स्प्लिटिंग मिलती है, आपने फिक्स्ड स्प्लिटिंग को क्या है टिक करना है एमसीक्यूज में।
बस इसमें इतना ही था। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपको एओर्टिक जो है, जो अस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट है उनका पता होना चाहिए जब स्टेथोस्कोप आप लगाते हैं, ठीक है। अब एओर्टिक एरिया होता है, ठीक है, इसका निमोनिक आप याद रख सकते हैं। अपेरेंट जो है मीटिंग है, अपेरेंट मीटिंग, ये हमारे पास एक निमोनिक है, ठीक है। एओर्टिक वेल्व है, एओर्टिक वेल्व कहाँ पे लोकेट है, आपके सेकंड इंटरकोस्टल लेफ्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे ये मौजूद है। इसी तरह आपका पुल्मोनिक वेल्व जो राइट साइड की सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एओर्टिक है, ये पुल्मोनिक है। इसी तरह आपका जो ट्राइक्सबिट है ये आपको फोर्थ जो है इंटरकोस्टल स्पेस पे मिलता है, ठीक है। इसी तरह आपका मिट्रल है, ठीक है, ये आपको क्या है फिफ्थ जो है मिड क्लेविकुलर लाइन में मिलता है, ये आपकी क्लेविकल है, ठीक है। अब इसके मिड जो है मिड में आती है आपकी मिट्रल वेल्व, तो ये आपको सिंपल पता होना चाहिए। इसके बाद ये पैथोलॉजीज़ कुछ उसने बताई हुई हैं, अगर किसी भी वेल्व का मसला होगा तो कौन सी पैथोलॉजी बनेगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एओर्टिक वेल्व का मसला आ रहा है तो उसमें एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकती है, इस तरह से आपने इनको क्या है देख लेना है। अच्छा, ये जो हमारे पास एक पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया था, ये जो है आपकी क्या है राइट साइड है, ये वाली आपकी लेफ़्ट साइड है, ठीक है। लेफ़्ट जो है ये वाली साइड है, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया था। अच्छा, ये सिंपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये कुछ मैनवर्स हैं, इसमें कोई ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, आपने जस्ट इसको रीड आउट करना है क्योंकि ये क्लिनिकल में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एक आपको जो है इसमें मैं बता देता हूँ, वेल्सल्वा मैनवर्ब का पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको किन मरमर्स के साथ इंक्रीज़ मिलता है और किन के साथ डिक्रीज़ मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, फ़िलहाल आप इनको रीड आउट कर लें, इनसे एक का MCQs कभी ना कभी बन जाता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्लिनिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हार्ट मरमर्स, पहले मरमर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मरमर्स होते क्या हैं। मरमर्स असल में आपका नॉर्मल जो ब्लड फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो में होता है, ठीक है, इस तरह लाइन में जा रहा होता है। अगर आपका ब्लड लेमिनार से टर्बुलेंट बन जाए, ठीक है, उसे हम मरमर बोलते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो को हम क्या है मरमर्स का नाम देते हैं। अब मरमर्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक हमारे पास सिस्टोलिक होते हैं और एक डायस्टोलिक होते हैं, दो तरह के क्या है मरमर्स हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये आपको पता होना चाहिए। अब पहली चीज़ मैं रिपीट कर दूँ, सिस्टोलिक में जो है आपको ये पैथोलॉजीज़ मिलेंगी, ठीक है। डायस्टोलिक में दो हैं, एओर्टिक रिजिडिटेशन और मिटल स्टेनोसिस, आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेट्स सपोज हम एओर्टिक स्टेनोसिस का टॉपिक ये वाला कर रहे हैं, तो पहला वर्ड आपको पता जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये एओर्टिक स्टेनोसिस एक सिस्टोलिक मरमर में आता है, ठीक है। अब अस्कुल्टेशन, इट्स मीन्स कि जब आप अस्कुल्टेट करते हैं स्टेथोस्कोप वगैरह से तो आपको किस तरह से मरमर सुनाई देता है, क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो, इस तरह की सेम टू सेम वर्ड यूज़ कर रहा होता है एग्जामिनर। लाइक यहाँ पे ना मैं ड्रा करता हूँ, ये जो है ना क्रिशेंडो है, ऊपर चढ़ने को क्रिशेंडो बोलते हैं और नीचे यहाँ पे क्या है डिक्रिशेंडो। इस तरह से अगर आप पिक बना लेंगे साथ में तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको लाउडेस्ट कहाँ पे सुनाई देता है, बेस पे, और ये रेडिएट किसको करता है, कैरोटिड्स को रेडिएट करता है। अच्छा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो इजेक्शन मरमर में मिला है, कौन सी स्टेनोसिस या रिजिडिटेशन में मिलता है, तो आपने सिर्फ चूज़ करना है एओर्टिक स्टेनोसिस को, बात खत्म। इसी तरह एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सॉफ्ट S2 साउंड मिली है, तो ये किस में मिलती है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एओर्टिक स्टेनोसिस में मिलेगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उसने लिखा है पल्सस परवस एट टार्डिस, इसका क्या मतलब है। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो है ये जो वीक पल्सेस मिलेंगी विद डिलेड पीक के साथ, क्योंकि ब्लड ही नहीं मिलता, ठीक है। जब आपको ब्लड नहीं मिलेगा तो आपको क्या है पल्सेस परवस एक टार्डिस जो है ये टर्म मिलती है, तो इस तरह से वो सिंपल पूछ सकता है। अब ये 3 MCQs हो गए इस सिर्फ एस्कल्टेशन वाले पॉइंट्स में, कौन कौन से भला, क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्या मैंने बताया था, ये पता होना चाहिए एओर्टिक स्टेनोसिस क्या है, एक सिस्टोलिक मरमर है। इसके बाद ये क्या है क्रिशेंडो डिक्रिशेंडो, इसमें इजेक्शन मरमर मिलता है। इसी तरह हमारे पास सॉफ्ट एस्ट साउंड मिलती है, पल्सेस परवस इट टार्डस मिलता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ना मैं एओर्टिक वेल्व की स्टेनोसिस कर देता हूँ। अगर एओर्टिक वेल्व की स्टेनोसिस होगी, यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे ना
एओर्टिक वेल्व की मैं स्टेनोसिस कर देता हूँ। अब ये ब्लड जाना था एओर्टा में अगर ब्लड नहीं जाएगा ड्यू टू स्टेनोसिस, इट्स मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जा रहा, क्योंकि एओर्टा ही मेनली आपकी बॉडी के अंदर मोस्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन देता है। जब एओर्टिक वेल्व भी क्लोज होगा तो आपकी क्या है, बॉडी में ब्लड नहीं पहुँचेगा। जब ब्लड नहीं पहुँचेगा तो आपको वीक पल्स मिलेगी, ठीक है। ये आपका पॉइंट आई आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पल्सेस परवस इट टार्डिस इसको बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्लिनिकल एसोसिएशन देखते हैं। अब ये एओर्टिक स्टेनोसिस आपको ओल्डर एडल्ट्स में भी मिलती है और यंगर पेशेंट्स के अंदर में मिलती है। अगर एग्जामिनर आपको बताया मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड पेशेंट के बारे में, तो वो आपसे पूछ सकता है कि एओर्टिक स्टेनोसिस की रीज़न क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन क्या होती है, आपके एओर्टिक वेल पे अगर कैल्शियम डिपॉजिट बैठ जाए, ठीक है, एओर्टिक वेल पे कैल्शियम अगर बैठ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या है, कैल्सिफिकेशन बोलते हैं इन एओर्टिक स्टेनोसिस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यंगर पेशेंट्स के अंदर क्या है, आपको बाइकस्पिड एओर्टिक वेल पे अर्ली ऑनसेट कैल्सिफिकेशन ऑफ बाइकस्पिड एओर्टिक वेल मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एओर्टिक स्टेनोसिस का ये ट्राइएड बहुत मशहूर है। आपसे कोई भी सुन सकता है कि ट्राइएड क्या है एओर्टिक स्टेनोसिस का, आपने सैड का निमोनिक याद रखना है, ठीक है। क्या है, सिनकपी। सिनकपी क्यों है, दिमाग की तरफ खून नहीं ठीक से जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे पास एओर्टिक वेल्व क्या करता है, एओर्टिक वेल्व भी क्लोज है, ठीक है, स्टिफ हुआ पड़ा है, नैरो हुआ पड़ा है। अब एओर्टिक वेल्व नैरो है तो साफ ज़ाहिर है आपके एओर्टा से ऊपर भी तो ब्लड, ब्रेन की तरफ ब्लड जाता था, ठीक है। जब ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं जाएगा तो आपको सिनकपी मिलेगी, ठीक है, एंजाइना मिलेगा। डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, कोई भी लाइक वॉक करेगा या कोई एक्टिविटी करेगा, एक्सरसाइज करेगा तो उसको डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन होगा, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें थी। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर जो है मोर देन एओर्टिक प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टली, इसको सिंपल पढ़ लेना। अब मैंने यहाँ पे एओर्टिक स्टेनोसिस जोर दे के पढ़ाया है, ठीक है। पहला पॉइंट आपने क्या याद रखना है, हमेशा कोई भी आप मरमर कर रहे हैं तो उसमें आपको पहला पता होना चाहिए कि ये सिस्टोलिक है कि डायस्टोलिक है, ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑस्कल्टेशन वाली टर्म्स जो बताई हैं इनको आपने देख लेना है। फिर क्लिनिकल एसोसिएशंस वाली बताई हैं, फिर नोट्स में सैड निमोनिक बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास मिट्रल और ट्राइकस्पिड रिजिटेशन, ठीक है। मैंने ये स्टेनोसिस वाला टर्म और रिजिटेशन वाला पहले भी क्लियर कर दिया था। स्टेनोसिस मीन नैरो, ठीक है, और रिजिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो ब्लड जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर एग्जामिनर आपसे पूछे होलो सिस्टोलिक है, मरमर है, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या याद करना है आपने इन दोनों में, आपका ये एक सिस्टोलिक मरमर है और ये इसमें क्या मिलता है, होलो सिस्टोलिक, ठीक है, या आपको ब्लोइंग मरमर मिलेगा। रेडिएट किसको करेगा, एक्जीला को, ठीक है, मिट्रल रिजिटेशन। जबकि ट्राइकस्पिड रिजिटेशन है ये आपको ट्राइकस्पिड एरिया पे सुनाई देगा। अच्छा, क्लिनिकल एसोसिएशंस की अगर हम बात करें, लाइक ये आपको किन डिजीज़ के साथ मिल सकता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ लाइक पोस्ट एमआई हुई है, किसी को पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, उनको हो सकता है मिट्रल वेल प्रोलैप्स। ये अगला हमारा टॉपिक आ रहा है, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वो लोग जिन्हें लेफ्ट वेंट्रिकल की डायलेशन होती है, रिमेटिक फीवर होता है। ट्राइकस्पिड रिजिटेशन के अंदर क्या है, आपको राइट वेंट्रिकल डायलेशन मिलती है। इसी तरह उसने लिखा है कि मिट्रल और ट्राइकस्पिड में एक कॉमन पॉइंट है, कौन सी डिजीज़ हो सकती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। ये पैथो में हम डिस्कशन इसकी करेंगे, फिलहाल हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सिंपल आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मिट्रल वेल प्रोलैप्स में आपने क्या याद रखना है, इसमें आपको लेट क्रिशेंडो मरमर मिलता है विद मिड सिस्टोलिक क्लिक के साथ। ये सेम टू सेम ऐसे बज़ यूज़ कर रहा होता है एग्जामिनर, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए इसके अंदर, ये आपको बिनाइन मिलती है, ठीक है, मिट्रल वेल प्रोलैप्स। और इसमें होता क्या है, आपके मिट्रल वेल पे कॉर्डा टेंडनाई होते हैं, ये क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं इनका, ठीक है। सिंपल आपने मिट्रल वेल प्रोलैप्स के अंदर क्या याद रखना है, आपके मिट्रल वेल पे कॉर्डा टेंडनाई होते हैं जो कि रप्चर हो जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपको मिट्रल वेल प्रोलैप्स मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ भी मिल सकता है, रोमेटिक फीवर के साथ मिल सकता है, कॉर्डा रप्चर कोई चीज़ आ गई। अब मैक्सोमेटस डीजनरेशन क्या चीज़ है, अगर हमारे पास वेल्व का मसला हो प्लस कोई हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हो, उसे हम बोलते हैं मैक्सोमेटस डीजनरेशन, ठीक है। वेल्व लाइक मिट्रल वेल्व का मसला हो प्लस कोई कनेक्टिव टिश्यू, फॉर एग्जांपल हमारे पास एहलर डिजीज़ हो गई, ये एक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, उसके साथ अगर कोई आ जाए तो ये हमारे पास मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स की एक निशानी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में आपने क्या पॉइंट याद रखना है, अगेन वही होलो सिस्टोलिक है, हार्श साउंड, मोस्टली ये टर्म यूज़ कर होता है।
एग्जामिनर हार्ड साउंडिंग मिल रही है, तो ये किस में मिलती है, वीएसडी के अंदर मिलती है। ये कंजेनिटल है, ठीक है, ये हमने एम्ब्रियो में किया था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास उसने लिखा है कि अगर आपका वीएसडी लार्जर है तो उसकी इंटेंसिटी लो होगी, अगर स्मॉलर है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। बस ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, सिस्टोलिक आपके पहले हर ये वाली जो लाइंस है ना, इनसे पहले आपने आपका पहला वर्ड होना चाहिए ये एक सिस्टोलिक मरमर है, ठीक है। उसके बाद ये निशानियाँ जो मैंने बताई हैं उनको आपको याद कर लेना है। अब हम डायस्टोलिक की तरफ आते हैं। डायस्टोलिक दो तरह के, एक एओर्टिक रिजिटेशन है, एक मिट्रल स्टेनोसिस है। अब हमारे पास अस्कुल्टेशन की बात करें, एओर्टिक रिजिटेशन में आपने क्या याद रखना, डिक्रीशेंडो हाई पिच ब्लोइंग मरमर है, ठीक है। ये आपको कहाँ का सुना है, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे मिलेगा। और बेस एओर्टिक रूट डायलेशन। अब एओर्टिक रूट डायलेशन पे आप साइड पे लिख सकते हैं, ये सिफिलिस के पेशेंट में आपको एओर्टिक रिजिटेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। ये पॉइंट साइड पे लिख लें। अच्छा, इसकी काजेज़ क्या हैं, उसने लिखा बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, इंडोकार्डाइटिस, एओर्टिक रूट डायलेटेशन, रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर एक कॉमन पॉइंट है, मोस्टली इनमें जो है मिलता है, ठीक है। इससे आप जज नहीं कर सकते ये कौन सा हमारे पास मरमर है, डायस्टोलिक है, सिस्टोलिक है, या कौन सी हमारे पास पैथोलॉजी है, ठीक है। अब वाइड पल्स प्रेशर मिलता है। वाइड पल्स प्रेशर क्यों मिलता है, जब एओर्टिक वाल्व का मसला होगा तो सारा ब्लड वापस आ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड वापस आ जाएगा सारा, तो आपको पल्स, वाइड पल्स प्रेशर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इस टर्म का आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। पिस्टल शॉट मिलेगी, ठीक है, फीमोरल पल्स। अच्छा, पिस्टल शॉट के बारे में एक और भी टर्म यूज़ की जाती है, एग्जामिनर पूछ सकता है, ट्रोबी साइन, TRAUBE, ट्रोबी साइन, ठीक है। साइन मिलता है हमें किस में, पिस्टल शॉट के अंदर। सिंपल आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्विंकी पल्स क्या होती है, जब आप नेल बेड पे पल्स को फील करें उसे हम क्विंकी पल्स जो है बोलते हैं। अब हेड बॉबिंग, लेट्स सपोज आपको एग्जामिनर इस तरह से कोई क्लिनिकल केस बना के देगा कि पेशेंट आपका इस तरह से हेड को क्या है मूव करता है, हिलाता है, ठीक है। तो ये कौन सी बीमारी हो सकती है, ये आपको एओर्टिक रिजिटेशन में मिलती है। हालांकि ये पॉइंट हमने किसी और डिजीज़ में नहीं पढ़ा, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है मिट्रल स्टेनोसिस का। मिट्रल स्टेनोसिस में आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, इसमें आपने पहला जो टर्म याद रखना है वो है आपका वही, अगेन ये एक डायस्टोलिक मरमर है, ओपनिंग स्नैप मिलती है। इंपॉर्टेंट MCQs है ये, बार बार है, ठीक है। ओपनिंग स्नैप किस में मिलती है आपको, मिट्रल स्टेनोसिस में मिलती है, ठीक है। इसी तरह आपसे एक ये पिछले जो है NRE के अंदर MCQs आया था, उसने सेम वर्ड यूज़ किया था, क्रोनिक रिमेटिक फीवर है, तो ये आपको कौन सी डिजीज़ में मिलता है, तो ये आपको क्या है, मिट्रल स्टेनोसिस में मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ऑटमन सिंड्रोम मैंने आपको समझा दिया था। हेमेप्टोसिस और हेमेसिस का क्या फ़र्क है, अगर आपको कफ के अंदर ब्लड मिले तो हम उसे हेमेप्टोसिस बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको वोमिट के अंदर ब्लड मिले तो हम उसे हेमेट एमेसिस बोलते हैं, ठीक है, हेमेट एमेसिस। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे और कोई चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है। मिट्रल स्टेनोसिस वाला मैंने पॉइंट बताया कि ये आपको क्या है, क्रोनिक क्या है, रूमेटिक फीवर के अंदर मिलता है। और दूसरे ये पॉइंट्स, एट्रियल फिब्रिलेशन, हेमेप्टोसिस, ऑटमन सिंड्रोम, राइट हार्ट फेलियर, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस का मतलब ये है कि आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों मरमर्स का एक ये पैथोलॉजी मिलेगा। कौन सा है ये पैथोलॉजी, हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब सेम टू सेम बज़ यूज़ करेगा फिर एग्जामिनर, आपसे पूछेगा कि मशीन लाइक मरमर मिला है, कॉन्टीन्यूस मशीन लाइक मरमर मिला है, तो ये आपको कौन सी पैथोलॉजी में मिलता है, आपको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में मिलता है। अच्छा, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अच्छा, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में कौन सा इन्फेक्शन आपको कॉमन मिलता है, तो वो आपको डिफरेंट ऑप्शन दे देगा, साइटोमेगालोवायरस, ठीक है, TB दे देगा, ठीक है, इसी तरह रुबेला दे देगा और वही दे देगा, ठीक है। अब आपने क्या है, रुबेला को चूज़ करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। रुबेला वो पूछता है कि कौन सी पैथोलॉजी के अंदर मिलता है, तो आपने पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को चूज़ करना है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है। इससे पहले एक्शन पोटेंशियल की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, साइड पे लिख सकते हैं। अ क्विक चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम नर्व इम्पल्स भी है, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल आपको पॉजिटिव मिलता है
अब एक्शन पोटेंशियल दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक हमारे पास क्या है, मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल है, और दूसरा हमारे पास पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल है। ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट। अब पहला जो है हमारे पास मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल है और दूसरा हमारे पास पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल है। इसमें हमने फ़र्क देखा। अब मायोकार्डियम में दो सेल होते हैं, एक नोडल सेल होते हैं, दूसरे हमारे पास कंट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको पहले क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल? आपके हार्ट की एक कंट्रैक्शन किस तरह से होती है ये हमने पढ़ना है इसके अंदर, मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ड्रा करूँगा। ड्रा करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स बताता हूँ, डीपोलराइजेशन और हमारे पास रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मीन्स ये आपकी पॉजिटिव होती है, मीन्स सेल पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। रीपोलराइजेशन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है, इट्स मीन्स कि आपका सेल नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ना एक डायग्राम मैं बनाऊँगा, लेट्स सपोज इस तरह से, फिर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर्व आएगा, फिर यहाँ पे एक सीधा, सॉरी इस लाइन को दूसरी लाइन से मिलाना है हमें, ये सीधी लाइन है। ठीक है, इस तरह से मिलेगी। अगेन मेरी जो है बना लेता हूँ सब। चले, अब यहाँ तक जो है हम देख सकते, ये जो लाइन है ना, ये आपकी इस मीन्स रिप्रेजेंट करता है कि आपका सेल रेस्टिंग में है। ठीक है, यहाँ पे भी अगेन वही बात हुई कि आपका सेल रेस्टिंग पे, ये आपका फेज़ 4 कहलाता है। ठीक है, ये मैं आगे बताऊँगा आपको। अच्छा, अब इसमें आपने क्या चीज़ें याद रखनी है। टोटल मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल में 5 फेज़ होते हैं। फेज़ 0 से स्टार्ट करना है फेज़ 4 तक। ठीक है, अब रेस्टिंग पे जो होता है फेज़ 4 होता है। ठीक है, इट्स मीन्स कि कोई सेल की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। ठीक है, रेस्ट कर रहा है। अच्छा, अब फेज़ 0 क्या होता है, इसमें आपने सिंपल याद रखना है, आपका फेज़ 0 के अंदर सोडियम सेल के अंदर होता है। ठीक है, सोडियम क्या है, इस तरह से आप ड्रा कर लें, सोडियम सेल के अंदर इंटर होता है। ठीक है, इट्स मीन्स के फेज़ 0 के अंदर सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम सेल के अंदर आएगा। अब फेज़ 1 के अंदर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेज़ 0 था ये। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा कर्व आया। ठीक है, इट्स मीन्स के इनिशियल रीपोलराइजेशन है। इनिशियल रीपोलराइजेशन अगेन वही पॉइंट कि आपका सेल नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको बताऊँ। जब यहाँ पे आपका सेल इनिशियल रीपोलराइजेशन पे जाएगा ना, तो वो जो आपके पीछे सोडियम चैनल थे ओपन थे वो क्लोज़ हो जाएंगे। ये पॉइंट आपने पहले याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अगेन यहाँ पे एक कर्व आई है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेट्यू फेज़, फेज़ 2 है। ठीक है, प्लेट्यू फेज़ में होता क्या है, आपने ये चीज़ फोकस करनी है। हमारे पास इक्वली यहाँ पे मैं एक सेल जो है ड्रा करता हूँ, लेट्स सपोज। अब यहाँ पे मैंने सेल बनाया, यहाँ पे पोटेशियम था और यहाँ पे कैल्शियम है। जितनी कैल्शियम सेल के बाहर से अंदर आएगी ना, सेल के अंदर आएगी कैल्शियम, उतना पोटेशियम सेल से बाहर जाएगा इक्वली। इट्स मीन्स के 50% अगर कैल्शियम सेल के अंदर आया, उतना 50% आपके जो सेल से पोटेशियम बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्लेट्यू फेज़ का। अच्छा, फेज़ 1 के अंदर मैं ये मिस कर गया हूँ कि जब आपका इनिशियल रिपोलराइजेशन होता है तो सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, आपका वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने क्लियर कर लेना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फेज़ 3 आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रैपिड, यहाँ पे क्या है, रीपोलराइजेशन हो रही है। इट्स मीन्स कि आपका सेल तेज़ी से नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, प्लेट्यू फेज़ के अंदर आपके सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी ऑलरेडी कैल्शियम पड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी है, लेकिन चले मैं यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। प्लेट्यू फेज़ वाला स्टार्ट से जो है स्टार्ट करते हैं इस तरह से। ये फेज़ क्या है, 4 था, सेल क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, ये हमारे पास फेज़ 0 था, यहाँ पे सोडियम चैनल्स ओपन हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल रीपोलराइजेशन हुई। ठीक है, अच्छा, इनिशियल रीपोलराइजेशन हुई तो आपका सोडियम चैनल क्लोज़ हो गया। अब यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगेन आता है हमारे पास फेज़ 2। ठीक है, फेज़ 2 में क्या था, प्लेट्यू फेज़ था। यहाँ पे लेट्स सपोज सेल था। ठीक है, जितना पोटेशियम सेल के अंदर था
और जितना हमारे पास सेल के बाहर कैल्शियम था, इट्स मीन्स के कैल्शियम हमारे पास 50% था सेल के अंदर आएगा और पोटाशियम जो है 50% सेल से बाहर जाएगा, इसे हम बोलते हैं प्लेटिफेज। अब सेल के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम पड़ा होता है। अब प्लेटिफेज के अंदर क्या है, ऑलरेडी कैल्शियम एक आई है, ठीक है। अब जब कैल्शियम आएगी तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम बाहर निकलेगी, तो इसे बोलते हैं हम कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम रिफ्लक्स, ठीक है, इनफ्लक्स। अब ये जब आएगा तो आपके सेल की एक बार कंट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये आपको किस में मिलती है, आपको फेज़ 2 के अंदर मिलती है। फिर यहाँ पे जो कर्व आई है ये रैपिड रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इट्स मीन्स के पोटाशियम सेल से तेज़ी के साथ बाहर निकला है, ठीक है। और ये आपके क्या है, सेल जैसे ही बाहर निकलेगा तेज़ी से तो आपके जो कैल्शियम के चैनल्स थे ओपन हुए पड़े थे वो क्लोज़ करता जाएगा। फेज़ 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपने याद, इसी तरह फेज़ 4 ये आपका हो गया था। सिंपल, आपने एज इट इनको ऐसे ही चीज़ें याद रखनी है जैसे मैंने बताई है। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ बनता है आपका कि कार्डियक मायोसाइट्स आर इलेक्ट्रिकली कपल्ड टू ईच अदर। यहाँ पे ना आपका एक सेल है, ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सेल है। अगर इन दोनों को हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देने हैं तो किस तरह से अटैच करके रखना है, हमने गैप जंक्शंस प्रोड्यूस करने हैं इनमें, ठीक है। यहाँ पे गैप जंक्शन के ज़रिए से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप कार्डियक मायोसाइट्स को किस तरह से इलेक्ट्रिकली कपल्ड रखते हैं, आपको वो डिफरेंट जो है टर्म्स दे देगा, लाइक टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, इस तरह से एमसीक्यू पूछ सकता है। तो आपने गैप जंक्शन को क्या चूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल है, ये आपको SA और AV नोड के अंदर मिले। इसमें भी फेजेज़ आते हैं, ठीक है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसमें आपको फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 एब्सेंट मिलते हैं। अच्छा, फ़ेज़ 0 के अंदर ये हम पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल की बात करें, इसमें काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अच्छा, पेस मेकर के अंदर क्या आपने चीज़ याद रखनी है, आपको यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स जो है ओपन मिलते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम चैनल्स ओपन मिलेंगे, इसमें आपको जो है सोडियम चैनल्स ओपन नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेस मेकर के अंदर सोडियम चैनल्स आपको लेस नेगेटिव मिलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के एब्सेंट थे। फ़ेज़ 3 आपका सेम रहेगा, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास रैपिडली रिफ्लक्स हुआ था किसका, हमारे पास पोटेशियम का, रिपोलराइजेशन होगी और आपके कैल्शियम चैनल्स को क्लोज़ करता गया था पोटेशियम फ़ेज़ 3 के अंदर, वही सेम वैसे का वैसा आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फ़ेज़ जो है 4, इसके अंदर क्या है, आपके AV और क्या है, ऐसे नोड पे कुछ चैनल्स होते हैं जिन्हें हम फ़नी करंट चैनल्स का नाम देते हैं। इनका काम क्या होता है, ये स्लोली आपके सोडियम को सेल के अंदर आने देते हैं और हमारे पास पोटाशियम को सेल से बाहर निकालते हैं स्लोली। ये लफ्ज़ याद रखना है, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर दूँ, फ़ेज़ 4 के अंदर क्या होता है, फ़नी करंट चैनल्स होते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं, ये आपके स्लोली सोडियम को सेल के अंदर लेके आएंगे और पोटेशियम को सेल के बाहर लेके जाएंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ ड्रग्स बताई हुई हैं उसने कि एडिनोसिन आपकी हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है, इसी तरह कैटेकोलामाइंस आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये हम फार्मा के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने इतना ही याद रखना है। आई होप कि इसमें समझ आ गई होगी, अगर ना आई हो तो फिर आपने इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुन लेना है, ठीक है, क्लियर हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।